नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। आज हम चर्चा करेंगे सामान्य बीमा पॉलिसी और उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कानून के बारे में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपने कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ शामिल हुए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामान्य बीमा यानी कि इंश्योरेंस से संबंधित उचित कानूनी मशवरा आपको कार्यक्रम के माध्यम से हम आज उपलब्ध कराएंगे। इस विषय से संबंधित चर्चा में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप हमसे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर्स आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। ये एक लाइव फ़ोनिंग कार्यक्रम है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे आज का जो विषय है उसी को आसान शब्दों में जानना चाहेंगे। जितना आसान सुनने में लगता है जनरल इंश्योरेंस, ये उतना ही वाइड एंड वास्ट है। किस तरह आप इसे परिभाषित करेंगे आम भाषा में? देखिए, बीमा एक संविदा है जी। और बीमा पॉलिसी लेने से बहुत सी सुरक्षाएं हो जाती हैं, इसलिए हर व्यक्ति को बीमा पॉलिसी लेना चाहिए। चाहे वो जनरल इंश्योरेंस में जो है गाड़ियों का बीमा आता है, व्यवसाय का बीमा आता है, अपनी दुकान का बीमा आता है, फैक्ट्री का बीमा आता है, बहुत डिफरेंट टाइप की इनमें पॉलिसीज़ हैं। तो हर व्यक्ति अगर थोड़ा सा जागरूक है, व्यवसाय कर रहा है तो उसको इंश्योरेंस कराना चाहिए। अगर गाड़ी है तो गाड़ी का भी इंश्योरेंस होना चाहिए। तो उससे यह है कि जो कोई अगर क्षति होती है, नुकसानी होती है तो उसकी भरपाई आसानी से बीमा कंपनी दे सकती है, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, उसका ध्यान भी रखना चाहिए। जी जी जी। जैसे हम लोगों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जब हम टीवी पे इंश्योरेंस से संबंधित या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से संबंधित बात करते हैं तो वो जल्दी जल्दी लास्ट में बोलते हैं कि ये विषय वस्तु जो है कुछ काइंड ऑफ रिस्क और टर्म्स और कंडीशंस अप्लाइड जो रहती है चीज़ें जिस पर लोग ध्यान नहीं दे पाते, जल्दी जल्दी वो लोग उस बात को बोल देते हैं। और कुछ इसी तरह का जब हम इंश्योरेंस लेते हैं तो एजेंट्स भी उन बातों को इतनी बारीकी से शायद नहीं समझा पाते होंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गहराई वाली होती है। तो आपका क्या मानना है, ये सब बारीकी से जानना क्या हर इंसान के लिए ज़रूरी है? देखिए, कुछ पॉलिसीज़ जो है, एक लाइफ की पॉलिसी ज़रूर है कि लाइफ में टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा है और उसका ज्ञान सबको नहीं हो पाता है जब तक कि वो उसको थॉरो स्टडी ना करे। लेकिन जनरल इंश्योरेंस कंपनी में इतनी ज़्यादा कंडीशंस नहीं है और थोड़ा सा भी आदमी पढ़ा लिखा है तो वो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकता है। चाहे तो अपने कंप्यूटर से भी पढ़ सकता है, ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, नहीं तो पॉलिसी के साथ उसको जो है टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। वो टर्म्स एंड कंडीशन अगर पढ़ ले और उसको लगता है कि नहीं, हम पॉलिसी हम नहीं चला पाएंगे, तो उसको वो वापस भी कर सकता है। तो जितने दिन पॉलिसी चली है तो प्रो बेटा बेस पे प्रीमियम काट कर उसको वापस कर दिया जाएगा। जी। तो जैसे ये प्रीमियम को जमा करने से पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन क्या ऐसा भी कुछ होता है कि लेट्स से कि मैंने आपसे कोई पॉलिसी परचेज़ करी और उसके बाद मुझे 8-10 दिन बाद ऐसा लगा कि नहीं, ये मुझे सूट नहीं होती, इसके ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो है मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं होते, तो वो वापस करने की क्या पेनल्टी इम्पोज होती है या एक सर्टेन टाइम तक बिल्कुल भी कुछ पेनल्टी इम्पोज नहीं होता? देखिए, लाइफ की पॉलिसी अगर है, जनरल आपकी ICICI पोटेंशियल हैं, जितनी भी लाइफ कंपनीज हैं, तो जो लाइफ का बीमा करते हैं, जीवन बीमा जिसको कहते हैं, उसमें एक फ्री लुक पीरियड का एक टर्म्स एंड कंडीशन है। फ्री लुक पीरियड। आपसे इजाजत लूंगी, एक फ़ोन ले लें हम। जी हाँ, फ्री लुक पीरियड को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ हमारे रेगुलर व्यूअर जुड़ रहे हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबांकी, उत्तर प्रदेश से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। जी जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि गाड़ी का बीमा तो है, अगर गाड़ी को नाबालिग लोग चलाते हैं, घर में तमाम सतर्क घूमन दराज लोग भी चलाते हैं, जिनकी निगाहें भी कमजोर होते हैं, या 3 लोग पैर करके चलाते हैं, नशे की हालत में चलाते हैं, ऐसी दिशा में अगर दुर्घटना होती है, जनहानि धनहानि होती है, तो इसमें बीमा कंपनी किस प्रकार से मदद कर सकती है? देखिए, इसमें जो है 2 प्रकार की सहायता इसमें आ रही हैं। एक तो शराब पी के गाड़ी चलाना, या नाबालिग गाड़ी चलाएगा, या 3 लोग गाड़ी चलाएंगे और उसमें अगर किसी थर्ड पार्टी को या रोड पे चलने वाले व्यक्ति को कोई नुकसान होता है, तब तो बीमा कंपनी दे देगी क्योंकि थर्ड पार्टी का कवरेज रहता है। लेकिन यदि अगर आप अपनी गाड़ी की भरपाई के लिए कोई क्लेम लगाएंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति गाड़ी चलाए जिसके पास लाइसेंस होना चाहिए, शराब के नशे में गाड़ी नहीं चलाना है, ओवरलोडिंग आपको नहीं रखना है, क्षमता के अंदर सवारियां बैठाना है।
तो इन सब चीज़ों का अगर आप पालन करेंगे तो आपको बिल्कुल निश्चित क्षतिपूर्ति मिलेगी, लेकिन अगर आप ये नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको भरपाई करना पड़ेगी। ये एक जनरल रूल ऑफ लॉ है और ये थंब रूल भी है कि अगर आपने नियमों का पालन किया है तो ही आप उनके लिए क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपके पार्ट पर ही कुछ लैक्यूना रहा है, यानी आपने आपकी ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं करी है, तो राइट्स को क्लेम करने से पहले ये चीज़ें आपके लिए बाधा पैदा करती हैं। सर, हम उसी विषय पर लौटते हैं। फ्री लुक पीरियड जी, फ्री लुक पीरियड के बारे में बताएं। तो लाइफ की अगर पॉलिसी किसी ने ली है जी और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन उसकी बहुत सारी होती हैं जी। और उसको पढ़ने के बाद उसको लगता है कि हम ये पॉलिसी नहीं चला पाएंगे, प्रीमियम ज़्यादा है या हम इसको अच्छे से नहीं व्यवस्थित कर पाएंगे, वह हमारी पॉलिसी ब्रेक हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में 15 दिन का जो फ्री लुक पीरियड है, 15 दिन के अंदर वो पॉलिसी को वापस कर सकता है, एक भी पैसा इसमें नहीं कटेगा और उसको पूरा की पूरा प्रीमियम वापस हो जाएगा। और ये फ्री लुक पीरियड जो है, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है, फ्री लुक पीरियड, तो इस दौरान भी हम परचेज करने के बाद एजेंट से उसके बारे में बारीकी से सारे डिस्कशंस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आपने बताया सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस तक ये सीमित। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एक टर्म्स एंड कंडीशन दी है फ्री लुक पीरियड। जनरल इंश्योरेंस में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, फिर भी यदि अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं, तो जितने दिन पॉलिसी आपकी चल गई है उतने दिन का प्रोबेटा प्रीमियम लिया जाएगा, बाकी प्रीमियम आपको लौटा दिया जाएगा। जी, जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या शामिल होता है? देखिए, जनरल इंश्योरेंस काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, उसमें गाड़ियों का बीमा भी होता है, दुकानों का भी बीमा होता है, व्यापार का होता है, फैक्ट्रियों का बीमा होता है। गाड़ियों का बीमा जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है थर्ड पार्टी बीमा, जिसको आजकल कानून की भाषा में एक्ट पॉलिसी ओनली कहते हैं, एक्ट लायबिलिटी, और एक होता है पैकेज पॉलिसी। तो एक्ट पॉलिसी जो है अपने मोटर व्हीकल रूल्स में कंपलसरी करके रखा है कि कोई भी गाड़ी अगर शोरूम से निकलती है तो बिना इंश्योरेंस के पब्लिक प्लेस पे नहीं चलाई जा सकती, तो वो मैंडेटरी है, तो वो तो आपको कराना ही है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारी गाड़ी भी सुरक्षित रहे, गाड़ी में डैमेजेस हो तो वो बीमा कंपनी दे, तो ऐसी स्थिति में पैकेज पॉलिसी भी आ गई है। पैकेज में जो है गाड़ी का भी कवरेज रहता है, उसमें चोरी का कवरेज है, क्षति का कवरेज है, उसमें बैठने वाले जो ड्राइवर लोग हैं, ड्राइवर जो चला रहे हैं, उनका पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज रहता है, जी जी। मालिक का पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज है, गाड़ी में पीछे बैठने वाली सवारियों का कवरेज है। इसलिए उसका नाम पैकेज दे के रखा हुआ है कि आप एक छोटा सा अमाउंट देते हैं लेकिन बहुत से लोगों का उन्होंने कवरेज करके रखा हुआ है। जी लेकिन इसमें भी यही है कि टर्म्स एंड कंडीशन है कि मालिक अगर है, मालिक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, तो आपको इस बात का ज्ञान रखना चाहिए कि आपको कवरेज कितना लेना है, 5 लाख लेना है कि 2 लाख लेना है कि 1 लाख लेना है। क्यों? क्योंकि जब पॉलिसी बेची जाती है और एजेंट बेचते हैं तो वो अपना जो है कमीशन के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम लोगों से इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि नहीं, हमको जो है मालिक का कवरेज 2 लाख लेना है, ड्राइवर का कवरेज हमको 1 लाख का लेना है, तो उसके प्रोपोर्शनेट में जो है प्रीमियम लगेगा। आप जितना कवरेज ज़्यादा लेंगे, आपको तो उस समय अच्छा लगता है कि ड्राइवर की अगर डेथ होगी तो भाई उसको 5 लाख दिया जाएगा, लेकिन 5 लाख के साथ में 250 रुपये का प्रीमियम बढ़ जाता है। मालिक का भी ऐसी करेंगे तो उसमें भी प्रीमियम बढ़ जाएगा और पीछे बैठने वाली सवारियों का भी जो है प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जो है थोड़ा सा आपको इस बात का निश्चित रख लेना चाहिए कि हमको क्या कवरेज कराना ज़रूरी है और क्या नहीं कराना ज़रूरी है। लेकिन यदि अगर आपकी प्राइवेट गाड़ी है, आप कभी ड्राइवर को एंगेज करते हैं ऑकेजनली, तो आपको उसमें कवरेज कराना चाहिए। जी जी जी, ये बहुत अहम है और ये सच में ही बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम इस तरह से किसी को भी एंगेज करते हैं तो जिम्मेदारी हमारी अगर बनती उसके है। साथ कुछ हादसा हो जाए तो कम से कम उसके परिवार को कुछ तो राहत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा गाड़ियों के अलावा जो है व्यापार का है बीमा, दुकान का है, शॉपकीपर पॉलिसी होती है, उसमें भी जो है बहुत से कवरेज रहते हैं। शॉपकीपर पॉलिसी में जैसे बहुत कैश आता है, किसी का कोई ऐसा व्यापार है कि बहुत सारा कैश आ रहा है, अब उसको शाम को उसको बैंक पे भी लेके जाना है, तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें कवरेज कराना है। उसको अनुमानित ये बताना पड़ता होगा कि उसके पास इतना स्टैंडर्ड कैश ऑन एन एवरेज आता ही होगा, तभी शायद वो एलिजिबल होगा। हाँ, उसमें पॉलिसी में कवरेज देना पड़ता है उसको कि हमारा जो है मिनिमम पॉलिसी का कवरेज कि हम बैंक लेके जाएंगे 2 लाख रुपए पर डे। अगर समझ लीजिए 3 लाख लेके जा रहा है और 3 लाख उसके लूट लिए किसी ने, तो बीमा कंपनी 2 ही लाख देगी, क्योंकि आपने 2 लाख का कवरेज लिया है। कैश लॉस, ट्रांजिट कैश लॉस का बीमा होता है।
और उसमें भी फिक्स रहता है कि कहाँ से कहाँ जाएंगे आप। ऐसा नहीं कि आप कैश लेके आप चले गए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, आपने ऐसा नहीं। अपना रास्ता भी अगर वेरिएट लिया कर है, लिया, हाँ, बदल लिया है, हाँ। तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें फुलफिल नहीं वो होगा। फुलफिल नहीं आपका होगा। बैंक कहाँ है और आपका व्यवसाय स्थल कहाँ है, ये आपका निश्चित रूट होना चाहिए। उसी रूट से आपको जाना है और वापस आना है। कितनी बारीकियां हैं और कितना अहम है ये जानना। हमारे बहुत से श्रोता होंगे जो सोचते होंगे कि उनके पास इतना कैश रहता है, लेकिन आप आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जान रहे हैं कि आप उसका भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसी के साथ सर ऐसी बहुत सी बारीकियां हैं, जैसे एक बर्गलरी से संबंधित है जिसमें कि आई थिंक ट्रेसपास से संबंधित इसमें ये शॉपकीपर पॉलिसी में जो है बर्गलरी की भी एक पॉलिसी होती है जिसको हिंदी में कहते हैं सेंधमारी। गांव की भाषा में सेंधमारी कहते हैं। सेंधमारी, हाँ, सेंधमारी माने दीवार को तोड़ के, दीवार को काट के अंदर घुस जाना, वो सेंधमारी। तो इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आपने केवल व्यवसाय के लिए लिया है अपने बर्गलरी पॉलिसी और कुछ कवरेज नहीं कराया, तो उसमें एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि फोर्सेबल एंट्री होना चाहिए और ऐसी एंट्री होना चाहिए जिससे दीवार टूटी हो, ताला टूटा हो या हिंसात्मक किया हो, आपको मार के अंदर घुसा हो। तो ऐसी कोई फोर्सेबल एंट्री है तो ही आप उस पॉलिसी का लाभ ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे। तो सर इसमें फिर एविडेंस भी सबमिटेबल और एक्सेप्टेबल होते होंगे? हाँ, इसमें एविडेंस आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि साहब हम आए थे, ताला टूटा हुआ था, फिर वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, ताले टूटने के निशान मिलेंगे गाड़ी में। आजकल क्या है, इंश्योरेंस कंपनी भी रिटायर्ड पुलिस अफसरों को रखने लगे हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी भी क्लेम जब आता है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि वास्तव में वहाँ फोर्सेबल एंट्री हुई है, नहीं हुई है। कभी कभी ये देखने में ये आता है कि उनका चौकीदार जो है रात में चला गया, घर चला गया सोने और ताला खुला रह गया, हाँ। और चोरी चली हो गई, तो ये बर्गलरी पॉलिसी में कवर नहीं होगा क्योंकि आपने खुद स्वेच्छा से चोरों को आमंत्रित किया है। बिल्कुल। तो किसी की भी बात पे नेग्लिजेंस के बाद वो ये क्लेम नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना है कि आपका बिजनेस कैसा है और आपको क्या चीज कवरेज कराना है, ये महत्वपूर्ण है। सोच समझ के पॉलिसी लीजिए, बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। और बीमा कंपनी जो है बिल्कुल अपने ग्राहकों को जो है मदद करती है। बेशक। मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ी ज्योग्राफी का राज्य है और यहाँ पे हमारे बहुत से जो हैं किसान भाई जो हैं रूरल एरियाज़ में, जो हमारे ग्रामीण अंचल है वहाँ पे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनकी भी फसल बीमा से संबंधित अगर आप हमें कोई जानकारी देना चाहें, क्योंकि ऐसी बहुत सी सरकारी योजनाएं भी हैं जिसके तहत जो है हमारे किसानों को किसान बीमा, जो उनकी फसल से संबंधित बीमा होता है, उनकी स्कीम के अंतर्गत मिलता है, उसका लाभ वो किस तरह ले सकते हैं और उसमें किस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है, अगर आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें तो। देखिए, फसल बीमा जो है पहले जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा होता था, वो 2016 तक चला। उसके बाद प्रधानमंत्री बीमा योजना में कन्वर्ट किया गया और बहुत से नए उसमें कंडीशंस डाली गई हैं। एक चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि ये फसल बीमा जो है पॉलिसी नहीं है, ये योजना है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जी। देखिए, और ये बुक है पूरी, माने किसी किसान को ये पॉलिसी बेची नहीं जाती। ये किसानों को इतनी सुविधा दी गई है इसमें, हम तो कहेंगे अपने गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, अपने प्रधानमंत्री को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने जो है किसानों को, गरीब किसानों का बड़ा ध्यान रखा है और ये इस योजना को बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। बहुत सी शिकायतें आती थीं कि बैंक को बीमा कंपनी ने क्लेम राशि दे दी लेकिन बैंक किसानों के खाते में पैसे नहीं डालते थे। तो जो ये नई योजना आई है, प्रधानमंत्री बीमा योजना 16 से आई है, उसमें ये कर दिया है उन्होंने कि नोटिफाइड फसल और नोटिफाइड एरिया में यदि अगर कोई किसान बोने के लिए लोन लेता है तो ये बैंक का कर्तव्य है कि उसके खाते से, ऋण खाते से प्रीमियम राशि काटकर बीमा कंपनी को भेजना जी। ये तो पहले होता था और फिर बीमा कंपनी और फिर बैंक जो है डिक्लेरेशन फॉर्म भेजता था कि हमने इसका प्रीमियम काटा है, ये प्रीमियम भेज रहे हैं और डिक्लेरेशन फॉर्म भेज रहे हैं, आप इसकी फसल का बीमा करिए जी। लेकिन अब स्वचालित प्रक्रिया कर दी है प्रधानमंत्री बीमा योजना में। वो कैसे कर दिए, उन्होंने जो है एक पोर्टल बना दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उस पोर्टल में आपने प्रीमियम काटा, किसान के बैंक खाते का डिटेल डालिए, कौन सी फसल बो रहा है, कितने हेक्टेयर ज़मीन है और इन सब चीज़ों का उसमें इंदराज करिए आप। तो बीमा कंपनी ऑटोमेटिकली देखता है कि उस क्षेत्र में अगर लॉस है
ये स्टेट गवर्नमेंट जो है आंकड़े भेजता है, एक उनकी टीम होती है 5 लोगों की, वो वहाँ पे जाके क्रॉप कटिंग एक्सपीरिमेंट, फसल कटाई प्रयोग से वो अपने डाटा निकालते हैं कि क्या उस क्षेत्र में कमी आई है नहीं आई है। तो वो कमी बीमा कंपनी के पास पहुंचती है और बीमा कंपनी स्वचालित प्रक्रिया में जो है देखती है और क्लेम बनता है तो ऑटोमेटिकली किसान के खाते में वो डाल देती है, बैंक को भेजती नहीं। तो इससे आजकल जो है किसानों को बहुत लाभ हो गया है कि बीच का जो बैंक था मीडिएटर वो हट गया है। बस बैंक का काम ये है कि वो आपको प्रीमियम काटना है और पोर्टल पर वास्तविक एंट्री डालना है। तो ये विशेष जानकारी थी जो बीमा योजना के बारे में थी, और ये सिर्फ भारत में ही हो सकता है कि किसानों के लिए बीमा योजना के रूप में एग्जीक्यूट की जाती है, और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी है, और अगर नहीं है तो इस कार्यक्रम के बाद आप ज़रूर आगे बढ़िए और इसका लाभ लीजिए। इसी के साथ सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे बिज़नेस में आपने बताया हमको, आपने शॉपकीपर्स के बारे में बताया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्हीकल्स जो होते हैं अलग अलग तरह के, उसमें भी कई कैटेगरीज़ के इंश्योरेंस होते हैं। हाँ, वो कैटेगरीज़ अगर आप बारीकी से समझाएं तो। देखिए पैकेज पॉलिसी जो है, पैकेज पॉलिसी में पैकेज ले लें या थर्ड पार्टी के लें, पैकेज पॉलिसी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें कॉमर्शियल गाड़ी भी जाती है, प्राइवेट गाड़ी भी जाती है। अब थोड़ी देर के लिए मान लें कि कॉमर्शियल गाड़ी है, अब उसमें हैजार्डस गुड्स ले जाया जा रहा है तो कॉमर्शियल गाड़ी, लेकिन हैजार्डस गुड्स ले जा रहे हैं, आपने पॉलिसी ली है सिंपल और उसमें हैजार्डस गुड्स सिलेंडर लेके जा रहे हैं या केमिकल्स लेके जा रहे हैं या फटाके लेके जा रहे हैं, तो आपको पॉलिसी में इंडोर्समेंट कराना ज़रूरी है। आपको पॉलिसी लेते समय या तो बता दीजिए कि हम ट्रक का इस्तेमाल हैजार्डस गुड्स में करेंगे, ज्वलनशील पदार्थ को कैरी करने में हम करेंगे, तो उसका प्रीमियम थोड़ा सा हायर साइड रहता है जी। उसके अलावा जो है जो ड्राइवर रहता है उसके लाइसेंस में भी जो है पृष्ठांकन होना जरूरी है कि वो हैजार्डस गुड की गाड़ी चलाने के लिए योग्य है या नहीं। तो उसके लिए दो रहते हैं तरीके। एक तो आप आरटीओ से अपने लाइसेंस में आप इंडोर्समेंट करा लीजिए, पृष्ठांकन करा लें कि साहब इस ड्राइवर को जो है आरटीओ ने जो है चलाने की पात्रता दे दी है। और नहीं तो क्या होता है कि जो ऑयल कंपनियां हैं और आरटीओ ये दोनों जो है अपना कोलैबोरेशन करके एक शिविर चलाते हैं 2-2 महीने का, 3-3 महीने का। अगर कोई ड्राइवर उसमें शिविर में अटेंड करता है और परीक्षा पास करता है तो उसको भी एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि ये हैजार्डस गुड्स चलाने के लिए योग्य है। तो दोनों में से आपके पास एक होना चाहिए, लाइसेंस ठीक होना चाहिए या तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिल्कुल। तभी आप जो है आपको क्लेम मिल पाएगा। अब यदि अगर आपने दोनों चीज़ों में से नहीं लिया कोई चीज़ और वो ट्रक पलट गई या कुछ हादसा हो गया तो आपको ट्रक का तो मिलेगा ही नहीं और जो माल है उसका भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे लोगों को जब क्लेम लेना होता है तो उन्हें सबसे पहले किसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए जैसी कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए ये नियम बनाया है कि जैसी एक्सीडेंट होता है इमीडिएट आप फ़ोन करें। किसको? टोल फ्री नंबर पे भी कर सकते हैं। और अगर आपके क्षेत्र में ही आपका बीमा हुआ है और उसी क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ है, जैसे भोपाल में ही एक्सीडेंट हो गया, भोपाल से ही बीमा लिया है, तो आप जो है फ़ोन करके भी आप इंश्योरेंस कंपनी को बता सकते हैं। नहीं तो आप किसी के माध्यम से भी जाके बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया जी। तो विदिन जो है 24 आवर्स जो है स्पॉट सर्वे किया जाता है। और स्पॉट सर्वे इसलिए किया जाता है कि गाड़ी हटाने के बाद और कोई डैमेज बढ़ ना जाए, लोग क्रिएट कर लेते हैं। ज़्यादा क्लेम लेने की प्रत्याशा में लोग फॉल्स जो है डैमेजेस दिखाते हैं। तो इसलिए स्पॉट सर्वे करते हैं। फिर जब गाड़ी वर्कशॉप पहुंच जाती है फिर वहाँ पर जाके फिर फाइनल सर्वे होता है, गाड़ी खोली जाती है और उसको टैली करते हैं स्पॉट सर्वे से कि स्पॉट पे जो डैमेज था तो वही डैमेज यहाँ पे है, ऐसा तो नहीं बढ़ गया कोई डैमेज। तो अगर बढ़ता है तो जो पहली बार में कंक्लूजन्स होते हैं उसी पर एग्जीक्यूशन उसी का ही क्लेम मिलेगा। ओके। हाँ, बढ़े हुए का क्लेम नहीं मिलेगा। कभी कभी ये भी होता है कि गाड़ी जो है छोटी मोटी खराबियां हैं, आप चलाते रहते हो, जब एक्सीडेंट होता है तो फिर आप कहते हो भाई ये भी ठीक कर देना, ये भी ठीक कर देना, तो उसमें नहीं। उसमें क्या है, पॉलिसी में है इंडेमनीफाई करने का प्रोविजन है। इंडेमनीफाई तो जो एक्सीडेंट से लॉस हुआ है उस एक्सीडेंट से जी बस वही आपको इंडेमनीफाई मिलेगा, पहले की जो है क्षतियां हैं वो नहीं मिलेंगी। इसी के साथ ये बताएं कि जब अगर किसी व्यक्ति ने एक सर्टेन अमाउंट क्लेम किया और वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए
बीमा कंपनी के रोल से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करे? सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि कुछ कटौतियां होती हैं क्लेम में। ये कटौतियां क्यों होती हैं ये जानना भी जरूरी है। अगर आप जान लेंगे तो शायद आप संतुष्ट हो जाएंगे। कोई गाड़ी है 10 साल पुरानी है और आज क्लेम हुआ तो पॉलिसी में जो है उसमें ये शर्त निहित रहती है कि गाड़ियों की एज के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगता है। तो यदि अगर ब्रेक शू है थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए आपका खराब हो गया, ब्रेक शू की कीमत समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 5,000 आ रही है आज की कीमत, तो उसमें 10 साल की पुरानी गाड़ी है आपकी, तो 10 साल में कम से कम 15% का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 5,000 में 15% डेप्रिसिएशन मैंने माइनस करके ही आपको क्लेम दिया जाएगा। यानी ये एथिकल है? ये एथिकल है और नियम है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी तो जिंदगी भर नहीं बनी रहेगी आप नई गाड़ी चलाते रहोगे हमेशा। बिल्कुल सही। तो इसलिए जो है ये डेप्रिसिएशन का क्लॉज है। फाइबर आइटम और कांच के आइटम जो है 50% फर्स्ट डे से डेप्रिसिएशन लगते हैं। फर्स्ट डे से लगते हैं। तो इसलिए ये कटौतियां तो नियमानुसार होती हैं। अब इसके अलावा भी यदि अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप बीमा लोकपाल में चले जाएं या आप कंज्यूमर फोरम में चले जाएं। बीमा लोकपाल में यदि अगर आपके फेवर में ऑर्डर किया है तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो मैंडेटरी हो जाता है इंश्योरेंस कंपनी को फुलफिल करने के लिए। तो बीमा लोकपाल को एक सर्टेन टाइम दिया जाता होगा कि वे निराकरण कर दें? वो तो आप कभी भी वैसे जा सकते हैं। वैसे जनरली जो है 1 साल के अंदर बीमा लोकपाल के अंदर आपको जाना चाहिए, 1 साल के और 2 साल के अंदर कंज्यूमर फोरम में जाना चाहिए। यानी बीमा लोकपाल के बाद अगर असंतुष्ट होने पर फिर कंज्यूमर फोरम भी जा सकते हैं और डायरेक्ट भी जा सकते हैं। माने बीमा लोकपाल का जो ऑर्डर है वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर बाइंडिंग है। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। और ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीमा लोकपाल यानी कि इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी पद स्थापना होती होगी? हाँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज तो नहीं है, मैंने ये एक कमर्शियल कमिश्नरी का मान लें कि 5-6 जिलों के ऊपर एक लोकपाल बैठ अच्छा, 5-6 जिलों के ऊपर। तो भोपाल के जो ओम्बुड्समैन हैं वे यही बैठते होंगे? हाँ, 5-6 जिले वो उनके पास कवर होते हैं। तो डायरेक्टली अगर किसी को भी इंश्योरेंस से संबंधित कोई इंश्योरेंस, किस तरह का, कोई भी इंश्योरेंस, किसी भी तरह का इंश्योरेंस, चाहे वो लाइफ का हो, चाहे मोटर का हो, चाहे दुकान का हो, कोई भी, और इसमें वहाँ फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं है। आप एक सादे कागज़ में भी अगर आप एप्लीकेशन लिख के देंगे, हमने ये पॉलिसी ली थी, हमारा ये क्लेम है, हमको बीमा कंपनी क्लेम नहीं दे रही है या कम दे रही है, बस आप इतना लिखिए, वो वहाँ पर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को बुला के पूरा राइटअप लेते हैं और डिस्कशन करते हैं, और फिर आपको भी बुला के पूरा समझाते हैं कि बीमा कंपनी ने क्यों काटा है, अगर काटा है तो गलत काटा है, हम आपको मुआवजा दिलवा रहे हैं। जी वो समझाते हैं। वहाँ आर्गूमेंट नहीं होता है, वहाँ पे आपको एक बार जाना पड़ता है, और लेकिन टेबल पे ही बैठा के आपको बिल्कुल संतुष्ट करते हैं। बीमा लोकपाल का काम बहुत अच्छा है। जी। क्या ये बीमा लोकपाल का जो कार्यालय है ये मालवीय नगर में है, भोपाल में? मालवीय नगर में भी है, और अभी एक LIC दफ्तर है अपना होशंगाबाद रोड पे जी, उसमें भी खुल गया है बीमा लोकपाल। जी। तो बीमा लोकपाल के पास जाने से पहले आपको एजेंट के थ्रू या डायरेक्टली आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कार्यालय है वहाँ अप्रोच करना होगा? नहीं, वहाँ तो आपको क्लेम करना ही है। हाँ, और जब वहाँ से आप असंतुष्ट होंगे तभी आप जाओगे, तब आप वहाँ जा सकते हैं। और इसके बाद बीमा लोकपाल के पास जाने के लिए जो समय अवधि है वो लगभग 1 साल की दी गई है, और वहाँ से असंतुष्ट होने के बाद आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। और अगर आप वहाँ भी ना जाना चाहें तो क्या लिटिगेशन का रास्ता खुला रहता है? लिटिगेशन है, सिविल कोर्ट में आप लगा सकते हैं, लेकिन सिविल कोर्ट में आपके पैसे लगेंगे। आपको क्लेम अगर जो है 1 लाख का लेना है तो आपको लगभग 10% की कोर्ट फी देना पड़ जाएगी, शेड्यूल बना हुआ है जी। कंज्यूमर फोरम में आपको निःशुल्क है, कुछ भी पैसा नहीं देना है, आप ही के सुविधा के लिए कंज्यूमर कोर्ट बनाई गई हैं। जी। यानी कि ओम्बुड्समैन के पास भी किसी भी तरह की शुल्क नहीं आपको अदा करना होगा, और सेम उसी तरह आप अगर कंज्यूमर फोरम या कमीशन में भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको किसी तरह का शुल्क अदा नहीं करना होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जैसे ओम्बुड्समैन के जो निराकरण होते होंगे अभ्यावेदनों के या जिस भी तरह का एप्लीकेशन का फॉर्मेट वहाँ पे होगा, वो इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए बाइंडिंग है, ना कि आपके लिए। आपका द्वार खुला है आपके क्लेम के लिए। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि LPG सिलेंडर्स आज भी प्रचलन में है,
भले ही हम देख रहे हैं कि हमारे शहर में एक पर्टिकुलर कंपनी है, वो आजकल पाइपलाइन के ज़रिए जो है वो एडिबल कुकिंग गैस जो है उसके लिए सप्लाई करते हैं, लेकिन एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं वो जितना आसानी से हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कई बार उतना ही घातक और ख़तरनाक भी हो जाता है। तो ऐसे में एलपीजी के इंश्योरेंस के बारे में अगर आप जानकारी दें। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। अ, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि एलपीजी सिलेंडर में भी आपका कवरेज है। आपसे मैं इंटरप्शन चाहूँगी सर, एक सागर से हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, उसके बाद हम एलपीजी का सिलसिला शुरू करेंगे। जी बताएं। हेलो जी स्वागत है, इंदर सिंह जी बोल रहे हैं आप सागर से, जी जी। सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है मैम, अपनी ये फोन पे जो ऐप चल रहा है, जी तो इस फोन पे में जो व्हीकल का इंश्योरेंस होता है, जी तो इंश्योरेंस मतलब फोन पे का क्या अथॉरिटी मान्य करती है या फिर अपन को वहीं जाके डायरेक्ट करवाना चाहिए? जी आप जरूर दोबारा पूछिए जरा। सर, आप कहें तो मैं हाँ, दोहरा बताइए। देती हूँ सर। इनका सवाल प्रिसाइसली जो आजकल ऑनलाइन इंश्योरेंस अच्छा। हो जाते हैं, तो उसमें भी वो एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी का नाम लेकर ये पूछ रहे मेरा हैं। मेरा सवाल ये है, जी ये फोन पे जो ऐप चलता है मोबाइल पर, हाँ, इस पे अपन कोई मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाएंगे यदि, तो वो मान्य होगा अथॉरिटी कोई उसका रहेगी कि नहीं रहेगी? देखिए फ़ोन पे तो कोई भी बीमा नहीं होता है, वो आपको जी। स्पेशल एक ऑनलाइन जाके ऐप से करना पड़ेगा। फ़ोन पे से तो आप प्रीमियम अदा करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर ऑनलाइन भी अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो वो भी पॉलिसी वैध होगी और आपको भी कोई क्लेम में असुविधा नहीं होगी। जैसे आप उनके ऑफिस में जाके पॉलिसी लेंगे, वैसी इसमें भी जो पॉलिसी लेंगे दोनों समान रहेंगी, दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन एक रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती और ना तो कोई क्लेम में असुविधा होगी आपको। जी आपको इस बात को बारीकी से समझना होगा कि जो यूनिफाइड पेमेंट्स के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके ज़रिए सिर्फ आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जिस कंपनी का नाम आपने अभी लिया, उन्होंने हाल ही में इंश्योरेंस से संबंधित ऑफर्स देना स्टार्ट ज़रूर किया है, लेकिन आप इस बात को गंभीरता से अगर चेक करेंगे और डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे तो वो लैंड करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के पोर्टल पे, और अगर वो एक इंश्योरेंस कंपनी का रजिस्टर्ड नंबर आपको दे रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी निश्चित रूप से है, क्योंकि उसका एक नंबर होगा, ट्रांजैक्शन नंबर आपका उसी यूपीआई के थ्रू होगा, भले ही आप कोई सा भी यूपीआई सिलेक्ट करें, और इंश्योरेंस वो वैलिड होगा भले ही आप ऑनलाइन लें चाहे आप ऑफलाइन मोड में एजेंट के थ्रू, उस कंपनी के थ्रू जाकर अगर आप कोई पॉलिसी परचेज करते हैं तो उसकी वैलिडिटी और प्राइवेट वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के ज़रिए इंश्योरेंस लेने की वैलिडिटी भी बिल्कुल बराबर है, और सभी में आपके अधिकारों का उसी तरह से संरक्षण होगा जिस तरह से अभी कार्यक्रम के दौरान आपने सुना सर बता रहे थे कि ऑम्बुड्समैन के पास आप जा सकते हैं किसी भी तरह की असुविधा के लिए, या फिर आप कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं, और लिटिगेशन का रास्ता तो खुला ही हुआ है। ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। जी सर, एलपीजी के बारे में जो आप हमें बता रहे थे। एलपीजी के लिए जो है, आप एलपीजी के ग्राहक हैं जी, आप उसका उपयोग करते हैं तो आपको अलग से कोई पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी वो उसमें इनबिल्ट रहता है। इनबिल्ट रहता है एज ए पब्लिक लाइबिलिटी। क्या होता है, जिस डीलर से आप सिलेंडर ले रहे हैं जी, वो डीलर एक कंपलसरी उसको पॉलिसी लेना पड़ती है, डीलर पॉलिसी कहते हैं उसको, और उस डीलर पॉलिसी में उसके व्यवसाय के साथ साथ पब्लिक लाइबिलिटी को कवर करते हैं। उस पब्लिक लाइबिलिटी में जो घर पे आप सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो आप पब्लिक में आ जाते हो, तो मैंने सिलेंडर उनके गोडाउन से लेके चले और जो डिलीवरी बॉय है वो सिलेंडर लेके जा रहा है, अगर रास्ते में भी कुछ ब्लास्ट होता है उस सिलेंडर को फटने से अगर चलने वाले रास्ते आसपास में में उनको भी डैमेजेस कवर कर रहे हैं, और घर पे भी अगर वो आया सिलेंडर, और सिलेंडर इंस्टॉलेशन के दौरान कंडीशन एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, अगर सिलेंडर डिलीवरी बॉय ने वहाँ सिलेंडर दे दिया और वो इंस्टॉल कर रहा है और उस इंस्टॉलेशन के संबंध में जो है लीकेज हुआ और वो आग लग गई और डैमेजेस हुए, तो वो निश्चित आपको पेबल होगा। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं समझते हैं कि सिलेंडर आपने घर पे डिलीवरी करा लिया आपने, और 15 दिन के बाद उस सिलेंडर जब ख़त्म हो जाए तो आप खुद ही जो है उसको इंस्टॉल करते हो, और उसके बाद जो है आग लग गई, या इंस्टॉल करने के खुला रह गया चूल्हा रात में और आग लग गई, तो ऐसे में ये कवरेज नहीं है। ये थोड़ी सी बारीकी है, हाँ। इस बात का ध्यान रखें।
अगर किसी के पास डीबीसी माने डबल बैरल सिलेंडर है तो उनको अगर आप एक्स्ट्रा में बुलवाते भी हैं तो उसका इंस्टॉलेशन उन्हीं से ही करवाएंगे, अपने डीलर के आदमियों से कराएं तो वो कवरेज बना रहेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। अगर बाई द वे लीकेज भी हुआ तो इमीडिएट वो वॉशर ठीक करेगा या सिलेंडर रिप्लेस करेगा। सर ये लोग क्या करते हैं जनरली, कई बार अपने साथ में उसको वेट करने का जो अप्लायंस है वो लेकर नहीं आते। कई बार सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए भी इनका आना कन्वीनियंट नहीं होता है। सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए भी क्या इनकी ड्यूटी है आकर इंस्टॉल करने की? आप सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉलेशन चूल्हे से कनेक्ट करने की ड्यूटी भी इनकी है। और तभी तो लीकेज पकड़ में आएगा। और सर इसका एविडेंस किस तरह से प्रोड्यूस होता है इंश्योरेंस कंपनी को या फिर एलपीजी उनके एजेंसी को? आप तो सबसे पहले तो आप ग्राहक हैं, इस बात का आपके पास स्लिप होगी, नंबर होगा उस डीलर का, जी, वहां से कब सिलेंडर निकला, हाँ, हाँ, और कब आपके घर में पहुंचा, हाँ जी, और कब लॉस हुआ, हाँ, ये सब कनेक्टेड माने एक कड़ी में मिलना चाहिए। अगर आपको सिलेंडर समझ लीजिए 1 महीने पहले उन्होंने डिलीवर कर दिया और 1 महीने बाद आग लग रही है तो वो क्लेम पेबल नहीं है। वो क्लेम पेबल नहीं है। और आप 2 तरह से कवर होते हैं, एक तो डीलर लेता है पॉलिसी और एक जैसे इंडियन ऑयल या एचपी कंपनी का सिलेंडर है तो वो लोग भी जो है पब्लिक लायबिलिटी को कवर करते हैं। रामलाल मालवीय जी हैं हमारे साथ, सीहोर से जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मैडम, मेरा एक प्रकरण था 2004 में, तो उसमें एक उपभोक्ता फर्म में मैंने प्रकरण किया था चेक कर का, तो उसमें मेरे जजमेंट मेरे पक्ष में गया, मैं जीत गया केस। इसके बाद इस तरह तो राजा इसके बाद नेशनल दिल्ली गया, दिल्ली से भी जीत गया। अब उसमें मेरे कुछ उसमें पैसे का आदेश कराया जजमेंट में, तो उसमें 5 सदस्य ज्वाइंट थे। हेलो हाँ सर, समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर। आपसे अनुरोध है कि हमारे सभी दर्शक हमें जब भी फ़ोन कॉल करें प्लीज़ टेलीविज़न का वॉल्यूम कम कर लें। जी, टीवी म्यूट कर दीजिए प्लीज़। जी, जी, कुछ पलों के लिए टीवी म्यूट कर दीजिए। जी हाँ जी, आप जी, कम कर पूछिए। दिया जी। हाँ पूछिए। मैडम, मेरा एक जजमेंट हुआ था 2004 में, जी उपभोक्ता फोरम में केस किया था इंस्पेक्टर का। हाँ जी, तो उसमें मेरे पक्ष में जजमेंट गया था, तो थर्ड पार्टी ने अपील की राज्य आयोग में, जी तो वहां से भी मैं जीत गया, मेरे पक्ष में गया जजमेंट। जी। इसके बाद दिल्ली की नेशनल इसके बाद जजमेंट मेरे पक्ष में आया इलेक्शन कमीशन से, ठीक है। अब उसमें 5 सदस्य ज्वाइंट थे, तो वो 2 निकल पा रहे। जी 5 जॉइंट थे, उनमें से 2 अब माफ़ी चाहते हैं सर, थोड़ा सा और उसमें फिर निकल रहे थे डिस्ट्रिक्ट फोरम। आपका सवाल पूरा समझ में नहीं आया क्योंकि आवाज़ थोड़ी कट रही है आपकी। सर, मैं ये बोल रहा है कि मेरा एक नेशनल कमीशन से ऑर्डर हुआ था हाँ। मेरे पक्ष में जी जी जी, हाँ पैसे दिलवाने का। हाँ जी, एक हाँ मेरा केस था, उपभोक्ता फोरम लगाया था पहले, हाँ 97 में लगाया था, 1997 जी जी, तो हाँ अभी तक मेरा पैसा नहीं निकला डिस्ट्रिक्ट फोरम से। हाँ तो देखिए इसके लिए क्या करें? देखिए ये प्रोसीजर है जो उपभोक्ता कानून है। अगर आपके पक्ष में कोई आदेश पारित हो गया है तो उसके लिए 2 विकल्प हैं। आप मूल आयोग में जाएंगे, जिला आयोग जो होता है, जिला उपभोक्ता आयोग, उसमें आप आवेदन लगाएंगे। अगर आपको वसूली चाहिए तो वसूली का आवेदन आपको लगाना पड़ेगा, और अगर आपको वसूली नहीं कराना है, उनको जेल भेजना है, तो जेल भेजने का आपको आवेदन लगाना पड़ेगा। दोनों में से आपको एक विकल्प लेना पड़ेगा, तो आपकी जो है जो आपकी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। आपको क्लेम लेना है तो खाली वसूली के लिए आपके एप्लीकेशन लगाइए कि साहब ये आदेश हो गया है और ये इसका कंप्लाइंस नहीं कर रहे हैं, तो जो जिला आयोग है वो उनको नोटिस भेजकर उनको शो कॉज नोटिस भेजेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे। जी 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 और आपको ब्याज सहित पूरा जो है मुआवजा मिलेगा। जी जी जी। और यदि अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अब प्रेस्टीज इशू अगर आपने बना लिया है कि नहीं, बीमा कंपनी ने टाइमली पैसा नहीं दिया है, अब हमको पैसा नहीं चाहिए साहब, इनको जेल भिजवाओ, तो वो भी आपके सामने विकल्प है।
वो विकल्प भी है आपके हाँ। सामने। देखिए, जैसा कि आपको अभी सर ने बताया, जहां आपने सबसे पहले आवेदन लगाया था, जहां से आपने कंप्लेंट को इनिशिएट किया था, आप उनके पास ये ऑर्डर लेकर अगर पहुंचेंगे तो उसके बाद जिस किसी से भी आप ये पर्टिकुलर मैटर में जीत हासिल करके बैठे हैं, उनको आप ये नोटिस भिजवा सकते हैं कि उन्हें पालन प्रतिवेदन यानी कि कंप्लायंस रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। पालन प्रतिवेदन अगर उन्होंने सबमिट नहीं किया तो आपके और भी ज़्यादा द्वार खुल जाएंगे। एंड बिसाइड्स दिस, अगर ये आपका प्रेस्टीज इशू है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और आपके लिए लिटिगेशन का रास्ता तो खुला ही हुआ है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इसके बाद आप इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। और अगर इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या है, नेशनल कमीशन में वहाँ बीमा कंपनी के दूसरे वकील लोग रहते हैं, दूसरा ऑफिस उसको डील करता है, जी। वो यहाँ मूल ऑफिस तक डाक नहीं आ पाती कभी कभी। हाँ, तो इसमें बेटर ये होगा कि एक आप एप्लीकेशन दे दीजिए और उसके साथ नेशनल कमीशन का ऑर्डर लगा दीजिए कि मेरे पक्ष में ऑर्डर हो गया है, कृपया क्लेम का भुगतान करें। तो बीमा कंपनी भी जो है फटाफट जो है उसको टेकअप करती है और दिल्ली से फाइल बुलवा के और उसको बिल्कुल भुगतान करती है। जी, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल। कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उनके बारे में रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पे जाए। और अगर आपके फेवर में आदेश है तो आप उसका लाभ लें। हर एक स्टेज पर अगर आप ऑथराइज्ड और एथिकल तरीके से उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि आपके फेवर में वो आदेश आ गया है, तो आप पहले उन्हें इन्फॉर्म करें और फिर उसका पालन ना हो तो आप लिटिगेशन के रास्ते में जाएं। अदरवाइज ये होने के बाद तो निश्चित रूप से वो कंप्लायंस करेंगे। ये उनकी फर्स्ट स्टेज पर ये उनकी ड्यूटी है, नहीं तो कंपनीज को आजकल ब्लैकलिस्ट होते टाइम नहीं लगता। वैसे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं चाहती कि हमारे जो है ग्राहक हैं, हमारे जी। उपभोक्ता लोग हैं, उनका नुकसान हो। बिल्कुल। बीमा कंपनी का एक ही उद्देश्य होता है कि प्रॉपर व्यक्ति के पास पैसा पहुंचे। बिल्कुल। हाँ। जी 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 बस। जी। तो ये था आपके क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल्ड आंसर। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह की हैं, तो लोग चुनाव कैसे करें कि उन्हें कौन सी इंश्योरेंस कंपनी को प्रेफर करना चाहिए। और कई बार एक अच्छी काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, तो कैसे चुनाव करें। हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं, और राइट एज क्या होना चाहिए जिससे हमारे वो व्यूअर्स इस बात को बारीकी से सुने कि इंश्योरेंस लेने की राइट एज क्या है, कहाँ अप्रोच करें और कौन सी बातों को ध्यान दें। देखिए, जनरल इंश्योरेंस जो है, गाड़ी का बीमा, व्यवसाय का बीमा, जी। इसके लिए जो है आप प्राइवेट इंश्योरेंस में जाएं या गवर्नमेंट जीआईसी में जाएं, तो दोनों की सबकी टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल एक जैसी हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। जी। हाँ, प्रीमियम कवरेज ये हो सकता है थोड़ा बहुत जो है 100-50 रुपए का डिफरेंस आए, नहीं तो टर्म्स एंड कंडीशन सबकी बराबर है। जी। इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इनके सबका एक कंट्रोल होता है, आरडीआई, जी। आईआरडीए। जी। तो इनके ऊपर आईआरडीए बैठा हुआ है और सब कंपनियां जितनी हैं आईआरडीए के अधीनस्थ रहती हैं। जी। तो और उनसे बंधी हुई है। यदि कभी कोई ऐसी बात भी आती है तो वहाँ पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और वहाँ उनके बारे में आप बता सकते हैं। जी। तो आप ये मन से निकाल दीजिए कि आप प्राइवेट कंपनी का आपको कम लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट कंपनी ज़्यादा लाभ देगी, बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। जी। सबकी टर्म्स एंड कंडीशन बराबर है और सब एक जैसे ही लाभ देंगे आपको। जी जी जी। आपने दूसरा सवाल किया कि क्या एज होनी चाहिए। जी। अगर लाइफ की पॉलिसी देखें तो लाइफ की पॉलिसी में अगर आप जितनी कम एज में पॉलिसी लेंगे उतना आपको फ़ायदा है। प्रीमियम आपको कम पड़ेगा जी। कवरेज आपका ज़्यादा रहेगा और ऐसी पॉलिसी लीजिए कि आपकी लाइफ भी सिक्योर हो और लास्ट में जब मैच्योर हो पॉलिसी 50 साल की एज में, 60 साल की एज में, तो आपको कुछ धन भी मिल जाए। जी जी। तो इसमें कम एज में अगर आपकी लाइफ की पॉलिसी ले तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसमें कई मनी बैक पॉलिसी भी रहती हैं कि उसमें आपकी लाइफ भी कवर है और समय समय पर हर 10 साल 5 साल में आपको पैसे भी वापस करती रहती है। जी जी। तो ये आपको एडवांटेज है कि लाइफ की पॉलिसी कम एज में लेनी चाहिए और लॉन्ग टिप पीरियड के लिए लेना चाहिए। लॉन्ग पीरियड के लिए लेना चाहिए। इंश्योरेंस लेते समय काउंसलिंग की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि सर आजकल सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है और कन्फ्यूजन इस बात में हो जाता है कि ऑनलाइन वही सारी चीज़ें कंपैरेटिवली कम रेट्स पे उपलब्ध होती हैं और वही सारी चीज़ें अगर हम किसी इन पर्सन एजेंट के थ्रू अगर लेना चाहते हैं तो वो हमें थोड़ा बहुत महंगी पड़ती है। ये फ़र्क क्यों होता है सर? देखिए, उसमें कवरेज की बात है।
अब वो सर कवरेज तो सिमिलर लगता नहीं है। सिमिलर रहता है, लेकिन अब आपने जो है समझ लीजिए कोई थोड़ी देर गाड़ी गई है, जी, बारीकी आप ज्यादा जानते हैं। हाँ, अब जी। आपने कहा कि मालिक का जो है कवरेज 5 लाख का होना चाहिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड है, हम्म, तो 5 लाख का कवरेज के हिसाब से प्रीमियम जाएगा। जी, अब अगर आपने दूसरा परिवार है, कहने नहीं मालिक की जो है 2 लाख का कवरेज कराओ, तो वहाँ प्रीमियम कम होगा। तो ये डिफरेंस रहता है। ओके, तो ऐसा है कि कवरेज आप जितना ज़्यादा लोगे प्रीमियम वैसा, जितना आप शक्कर डालेंगे तो उतनी मिठास बढ़ेगी, तो उसमें एजेंट लोगों का फ़ायदा होता है। इसलिए मेरा एक ये भी है कि आप आजकल जो है ऑनलाइन हर चीज़ दिखती है, जी, एजेंट से आप समझिए, समझने के बाद ऑनलाइन उसको देखिए, और उसके बावजूद भी एक एजेंट के ऊपर डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वो बीमा कंपनी में बैठता जी। है और वो एजेंट का इंचार्ज रहता है, ओके, तो आप वहाँ पे भी जाके डिस्कशन कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो आपको वहाँ सब समझा देंगे, पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन समझाएंगे आपको। तो कस्टमर्स जो है वो डेवलपमेंट ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि डेवलपमेंट ऑफिसर भी अपनी पॉलिसी बेचने के लिए कस्टमर के घर तक जाते हैं। अगर वाकई में आप कंडीशन समझना चाहते हैं जी, तो वो बिल्कुल घर तक आते हैं सेवाएं देने। ये बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। ये बड़ी बात है। हाँ। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर्स जो हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। लाइफ की पॉलिसी में एक चीज ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, अगर आपने फ्री लुक पीरियड का इस्तेमाल नहीं किया, आपने पॉलिसी रख ली और आपने 1 साल प्रीमियम दिया या 2 साल प्रीमियम दिया, उसके बाद प्रीमियम देना बंद कर दिया, जी, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे, वो पूरा ही पैसा लैप्स हो वो जाएगा। पूरा पैसा लैप्स हो जाएगा। इसलिए पॉलिसी लेते समय कुछ कंडीशन को जरूर ध्यान से पढ़ना चाहिए कि इस पॉलिसी को जो आपने लिया है उसका लॉकिंग पीरियड क्या है। लॉकिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि कम से कम आपको उतने साल पॉलिसी को प्रीमियम देकर जीवित रखना है, जी, चलाना है, जी, तभी आपको उस पॉलिसी का बेनिफिट मिल पाएगा। बिल्कुल, अगर सपोज 10 साल की अगर आपने पॉलिसी ली है, 10 साल आपको प्रीमियम देना है जी, और आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रही, तो आपको 3 साल का जैसे लॉकिंग पीरियड है उस पॉलिसी में, तो 3 साल तक आप प्रीमियम दीजिए, फिर उसके बाद आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि अब हम आगे प्रीमियम नहीं दे पाएंगे, तो आपका जो 3 साल का प्रीमियम है और जो बेनिफिट्स हैं उसमें से प्रीमियम काट के हर साल आपके खाते में जमा होता जाएगा, तो आपकी पॉलिसी भी जीवित रहेगी, आपका लाइफ भी सिक्योर रहेगा, वाह, ये एक बहुत और जो अच्छा बेनिफिट्स हैं आपको जो आगे लॉन्ग टर्म में मिलने वाले वो भी बरकरार रहेंगे। ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपने बताया, ये ज़रूर हमारे किसी न किसी दर्शक के काम आएगा। ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप देखिए, परिस्थिति सभी की बदलती रहती हैं। जो सोचकर आज अगर किसी ने कोई पॉलिसी ली है, ज़रूरी नहीं कि 2-3 साल बाद वही स्थितियां कायम रहें और आपको पॉलिसी के वही सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा ईजीली आपके लिए एग्जीक्यूटेबल हो या एप्लीकेबल हो। तो आपको हर बदलते वक्त के साथ डरने के बदले या नुकसान उठाने के बदले अपने एजेंट के थ्रू, जैसा कि सर ने बताया, डेवलपमेंट ऑफिसर को ज़रूर अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि कंपनी की ड्यूटी है, वो उनके लिए हर एक पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर उनको रिपोर्ट बनानी होती है एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद। तो एक कस्टमर होने के नाते, एक परचेसर ऑफ पॉलिसी होने के नाते, अगर आप उनको आपकी करंट स्टेटस के बारे में जानकारी देंगे या आप उनको ये बताएंगे कि आप इस पॉलिसी को और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, या आप ये बताएंगे कि ये पॉलिसी आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको दोनों तरह के ऑप्शंस बताएंगे और इसमें भलाई सिर्फ आपकी है। तो ये आप याद रखिए कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के टच में रहना चाहिए और टाइमली प्रीमियम भरना चाहिए, क्योंकि लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके ऊपर जो बाउंड किया गया है आप वो फुलफिल करें। सर, आजकल हमने कैश ट्रांजैक्शंस की बात कर ली, अगर किसी के पास बहुत कैश रहता है तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या ATM का भी इंश्योरेंस होता है? हाँ, कुछ बैंक्स जो हैं अपने ग्राहकों को ये सुविधाएं देते हैं, उसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर रहता है। वो क्या है? ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, जी, सब इसमें- तरह के कार्ड्स। हाँ, सब तरह के कार्ड्स में बैंक जो है PA कवरेज, पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज कि माने अगर आपकी किसी दुर्घटना में डेथ होती है तो वो बैंक पॉलिसी, मास्टर पॉलिसी लेके रखता है, इंडिविजुअल नहीं रहती है, वो बैंक के नाम से पॉलिसी रहती है और उसमें जितने भी खाता धारक होते हैं बैंक के अकाउंट होल्डर, वो सब उसमें कवर रहते हैं। अब उसमें एक्सीडेंट होना मस्ट है, एक्सीडेंट में ही डेथ होना मस्ट है। ओह, अगर आपकी एक्सीडेंट में नहीं, ऐसी हार्ट अटैक से डेथ हो गई तो नहीं मिलेगा। ओके, एक्सीडेंट ही कवर करते हैं, क्योंकि आजकल रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब उसमें वो एक्सीडेंट किसी भी तरह का हो सकता है। किसी भी तरीके का हो सकता है।
जी अब उसमें 2 कंडीशन है जी जी कि अगर आपका खाता रूरल में है, जी ग्रामीण क्षेत्र में है, तो आपको 3 महीने में अपने बैंक खाते में कम से कम 2,500 रुपये का बैलेंस रखना है, न्यूनतम बैलेंस, तब तो आपको ये लाभ मिल पाएगा। और अगर आपका शहरी क्षेत्र में बैंक अकाउंट है और अपने आप को 5,000 का न्यूनतम बैलेंस 3 महीने में रखना जरूरी है। यदि अगर आपने न्यूनतम बैलेंस 2,500 से कम या 5,000 से कम रखा तो ये लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इतनी बारीकी से जानकारियां कैसे अवेयर रह सकते हैं आम ये लोग? जब आपको डेबिट कार्ड आता है उस समय लोग जो है उसके पेपर आते हैं फाड़ के फेंक देते हैं। जी अगर आप उसको देखेंगे ध्यान से तो उनमें सब में लिखा रहता है कि क्या कवरेज है, क्या आपको न्यूनतम बैलेंस कितना रखना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, अवेयर रहें, लोगों को अवेयर करें। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप नियरेस्ट बैंक में, किसी भी बैंक में जाके आप इसको देख सकते हैं। क्या इसमें एटीएम्स मिसप्लेस होने का भी कुछ इंश्योरेंस होता है? एटीएम माने मिसप्लेस होने के लिए तो ऐसा कुछ कवरेज नहीं है। ओके, वो इंश्योरेंस का विषय नहीं बस है। इंश्योरेंस का ही है कि आपका पीए में पर्सनल एक्सीडेंट में अगर डेथ होती है तो आपको कवर किया जाएगा, नहीं तो नहीं। तो ये फैमिली मेंबर्स को ध्यान रखना होगा, जो भी नॉमिनी है उनको क्लेम मिलेगा। नॉमिनीज को इस बात का ध्यान रखना होगा और एटीएम्स के साथ जो पेपर्स आते हैं उसको संभालने की आदत डालनी होगी क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस उसके इंश्योरेंस में मेंशन रहती है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि जैसे अगर कोई गाड़ी बेचता है अपनी, तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसफ़र होता है, क्या साथ ही साथ इंश्योरेंस का भी ट्रांसफ़र किया जाता है? हाँ, ये बहुत आपने सही सवाल किया है। जी लोग जनरली क्या होता है कि गाड़ी बेच देते हैं और ना तो आरटीओ में ट्रांसफर कराते हैं, ना बीमा कंपनी में अपनी पॉलिसी का ट्रांसफर कराते हैं, ना रिन्यू कराते हैं, ना रिन्यू कराते लास्ट हैं। मिनट्स पे। हाँ। हाँ वो खाली उन्होंने एक सादे कागज पे लिख दिया या एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे अपना एग्रीमेंट बनाया, सेल बनाया और वो बेच देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नियम ये है कि अगर आप गाड़ी किसी को बेच रहे हैं तो आरटीओ में ट्रांसफ़र कराएं और आरटीओ में ट्रांसफ़र होने से 14 दिन के अंदर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी भी ट्रांसफ़र करानी जरूरी है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफ़र नहीं कराई तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इसका एक शब्द है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जी बीमा हित के अभाव में आपका क्लेम जीरो हो जाएगा, पूरा लैप्स हो जाएगा। पूरा लैप्स हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ ये भी है कि पुराना ओनर को भी नहीं मिलेगा और नए ओनर को भी नहीं मिलेगा। यानी ये दोनों की जिम्मेदारी है। दोनों की जिम्मेदारी है कि अगर आप गाड़ी बेच रहे हैं तो आपको ट्रांसफ़र कराना है और नए वाले को आरटीओ में ट्रांसफ़र अपने नाम कराना है, बीमा पॉलिसी भी ट्रांसफ़र कराना है। तो ये लैप्स होना इस बात का इंडिकेशन है कि जो गाड़ी बेच रहे हैं वो भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जिसको गाड़ी बेच रहे हैं उनके नाम भी आप पॉलिसी ट्रांसफ़र करें, इंश्योरेंस पॉलिसी। उससे एक फ़ायदा और भी है जी बताएं। कि अगर आपने गाड़ी बेच दी और वो गाड़ी में बाई द वे गाड़ी चोरी हो गई और चोरी होने के बाद कहीं बम ब्लास्ट हो गया, कहीं कुछ हो गया, वहाँ लावारिश में पकड़ी गई, तो पुलिस वाले आपको परेशान करेंगे, जो पहले ओनर है, जो पहले ओनर है। जो पहले ओनर है। तो इसलिए आपको सेफ्टी रखना है। आप फटाक से अपना गाड़ी आपने बेची है तो आप बिल्कुल ट्रांसफ़र कराएं। जी बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे आज के विषय से संबंधित अगर कोई मैसेज आप हमारे सभी व्यूअर्स को देना चाहें। हम तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि बीमा कराना ज़रूरी है, हर व्यक्ति को बीमा कराना चाहिए। अगर वो गाड़ी का उपयोग कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, तो अपने प्रतिष्ठान का बीमा कराए। गाड़ी का बीमा अनिवार्य है। और अगर आपकी यंग एज है तो लाइफ का भी पॉलिसी आपको लेना चाहिए। और मेडिकल में भी जो है आजकल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, जी तो एक छोटी सी मेडिक्लेम पॉलिसी भी आपको अभी से लेके रखना चाहिए। मेडिक्लेम का विषय शायद रह गया, हाँ। समय कम पड़ गया। तो कोई बात नहीं, मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से ये फायदा होता है कि आपका जी। जो इलाज में खर्चा होगा वो आपको जेब से नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल। और बीमा कंपनी देगी। ओवरऑल बात यह है कि इंश्योरेंस ज़रूर कराना चाहिए और ज़िंदगी के जितने भी हमारे डायमेंशंस हैं, हर एक डायमेंशन के लिए इंश्योरेंस होता है। इसके लिए आप अवेयर रहिए, स्टडी करिए। और इसी के साथ आज का ये अंक हम यहाँ संपन्न करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती वक्त निकाला। अगले मंगलवार ज़रूर देखिए कानूनी सलाह। हम हाजिर होंगे आपके लिए एक नई प्रस्तुति के साथ। इजाज़त दीजिए मेघा तिवारी को हमारी पूरी टीम की ओर से। नमस्कार।